गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ एक नई सीरीज की शुरुआत करने चल रहे हैं और यह सीरीज विशेष तौर पर करंट अफेयर अर्थात समसामयिकी से संबंधित तथ्यों पर आधारित है। और यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी तथा साइंस टेक्नोलॉजी और कुछ इंडेक्स हैं, लेकिन हम वही टॉपिक यहाँ पर चयनित किए हैं कि जिसका संबंध हमारा ज्योग्राफी से है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस टॉपिक का संबंध ज्योग्राफी से है, सिर्फ उसी विषय वस्तु की चर्चा यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम करेंगे आप लोगों के साथ। और यह मतलब मेरा प्लान है कि भविष्य में जितने भी टॉपिक हैं हमारे, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट हो, इससे संबंध रखने वाले जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी विषय वस्तु हैं, उन सभी विषय वस्तु की चर्चा हम लोग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। चाहे वह करंट का इशू हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश स्पेशल का इशू हो, चाहे जो भी इस प्रकार से तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों की चर्चा हम लोग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। और कालक्रम पर तब पर एक एक सीरीज अलग से हम लॉन्च करेंगे। जैसे आज हम प्रारंभ करने चल रहे हैं अब समसामयिकी की एक सीरीज, और यहाँ पर जो चर्चा भी की जाएगी हम प्रारंभ करेंगे अर्थात अगस्त महीने से। जो घटनाएं हैं करंट की, इसकी चर्चाएं प्रारंभ होगी और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक जितने भी करंट से संबंधित मुद्दे रहेंगे, उन सभी मुद्दों को हम लोग कालक्रम से महीने में 2 वीडियो 3 वीडियो के रूप में पढ़ते रहेंगे। और जब एग्जाम आ जाएगा तो इसका एक हम कह सकते हैं समअप वीडियो हम करेंगे, अर्थात मैराथन टाइप का उसका हम कंप्लीट करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का। सबसे पहला जो तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, गहरे समुद्र में, ध्यान रखिएगा, गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि अस्तित्व में आई है। और इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। वैसे हम अनक्लॉज रूल की बात करते हैं। अनक्लॉज रूल का तात्पर्य होता है कि जो सी रूल होता है, सी रूल का तात्पर्य होता है कि कोस्ट लाइन से 12 किलोमीटर तक की, 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग मतलब उस क्षेत्र, उस राष्ट्र की टेरिटरी कहते हैं। वहाँ पे भी कई पार्ट होते हैं, एक होता है आंतरिक दल, एक होता है उसके बाद का दल। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। हमारा जो 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, तो कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल से जो अधिक डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा, कोस्ट तट से 200 नॉटिकल माइल से जब अधिक दूरी की हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं गहरा समुद्र अर्थात खुला ओशन, ओपन सी होता है। जब वह किसी भी राष्ट्र की सीमा से 200 नॉटिकल माइल से अधिक दूरी पर हम चले जाते हैं तो वह कहलाता है ओपन सी। तो यहाँ पर ओपन सी, अब भाई 200 नॉटिकल माइल तक कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर उस देश का आधिपत्य होता है, अर्थात वहाँ पर सभी रूल और रेगुलेशन उस देश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन उसके पश्चात की जो टेरिटरी होती है, जिसको हम ओपन सी कहते हैं, वहाँ पर पिछले 20 वर्षों से, ध्यान रखिएगा, पिछले 20 वर्षों से एक ऐसा नियम कानून बनाने की बात चल रही, लेकिन अस्तित्व में नहीं आ रहा था। लेकिन अंतोतगत्वा देखा जाए तो 20 जून 2023 को, कब, 20 जून 2023 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने क्या किया है, समुद्री जीवन की रक्षा के लिए, किसके लिए, समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है। अर्थात इस दिशा में यह पहला अभी तक समझौता है। वैसे यूनाइटेड नेशन के कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो 193 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र के जो इस समय वर्तमान में कह सकते हैं महासचिव हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने कहा है कि संधि ऐसे समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चों पर खतरों का सामना कर रहा है। महासागर में वर्तमान में कई तरफ से खतरे मंडरा रहे हैं। कई तरफ से खतरे का तात्पर्य है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रदूषण हैं। फिर अगर बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सी लेवल में वृद्धि हो रही, तो कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि महासागरों के ऊपर संकट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसी दिशा में कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव सभी देशों से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस संधि पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो जाए, क्योंकि अभी लोग 20 जून जो 2023 को हुआ है, अभी लोग केवल इस पर क्या किए, इस पर सहमति बनाए हैं। क्या किए हैं, सहमति बनाए हैं, अभी यह फाइनलाइज हुआ नहीं है। फाइनलाइज होने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर, अर्थात 200 नॉटिकल माइल के बाहर की बात कर रहा है, समुद्र को खुला समुद्र कहा जाता है, जहाँ जैव विविधता की रक्षा के लिए
पिछले 20 वर्षों से, कब से? 20 वर्षों से ज़्यादा अवधि की संधि के लिए बातचीत चल रही थी। यह जो समझौता अब अस्तित्व में आ रहा है, यह पिछले 20 वर्षों पर इस 20 वर्षों से इस पर कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन इसको हस्ताक्षर के लिए, जिसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन, क्या? रेटिफिकेशन। जो रेटिफिकेशन की डेट यहाँ पर रखी गई है, ये रखी गई है 20 सितंबर को। 20 सितंबर को इस पर रेटिफाई किया जाएगा। और रेटिफिकेशन की ये शर्त है कि अगर 60 राष्ट्र इसको रेटिफाई करते हैं, अर्थात इसको पुष्ट करते हैं, तो जाकर के यह संधि अस्तित्व में आ जाएगी। अभी केवल सहमति बनी है, 193 राष्ट्र कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस पर सहमत हैं, लेकिन फाइनलाइज तो उस पर्टिकुलर राष्ट्र की संसद करेगी। तो खैर, इन सभी तथ्यों की चर्चाएं आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो तथ्य लिखे गए हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से यही प्रश्न आएगा। हाँ, लेकिन इससे मिलते जुलते तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे गहरे समुद्र के विषय में पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र के विषय में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वही तथ्य पूछे जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं, अर्थात ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जब 60 देश इसको रेटिफाई कर देंगे, तो जाकर के यह नई संधि प्रभाव में आ जाएगी। यह तथ्य था गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की संधि। अगला यहाँ पर प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये है अमेरिका द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए किया जाने वाला निवेश। वैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यह जलवायु परिवर्तन को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हल्के में लेता है। हल्के में लेने का दृष्टिकोण कि पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका शामिल हुआ, रेटिफाई किया, लेकिन कालांतर में जब सत्ता बदली, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप आए, तो इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को पुल आउट कर लिया था, बाहर कर लिया था। अर्थात इन लोगों का जो जलवायु परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण है, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक है। लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया कि जो बाइडेन ने यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पहली बार $600 मिलियन का फंड जारी किया है। ये किसी और राष्ट्र को नहीं देंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यह जो फंड है अंतर्राष्ट्रीय कोष में जाएगा, नहीं, यह फंड इन्हीं के राष्ट्र में निवेश किया जाएगा। और किसके लिए? जो तटीय समुद्र मतलब समुदायों की मदद करने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाएगा। तटवर्ती समुदाय का तात्पर्य है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थात जलवायु परिवर्तन होता है, तो सी लेवल राइज करता है। और जब सी लेवल राइज करेगा, तो उसका परिणाम होगा कि जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वह जलमग्न होंगे। क्या होंगे? जलमग्न होंगे। तो उसी से बचने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो यहाँ पर बात आप देखिए, आगे लिखा गया है, यह खर्च राष्ट्रपति के जलवायु एवं ढांचागत बिलों से किया जाएगा, जिसमें समुद्र में बढ़ते स्तर, मतलब समुद्र का सी लेवल बढ़ रहा है, फिर सागर में बहुत सारे तूफान भी आते हैं, भयंकर चक्रवात भी आते हैं, और इन सब के परिणाम स्वरूप जो तटवर्ती और द्वीपीय क्षेत्र हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इससे निपटने के लिए इसी में 57 करोड़ 50 लाख की परियोजना भी शामिल है। अर्थात इस फंड को भी शामिल कर लिया गया है। फिर भी आप कह सकते हैं, सब मिला जुला के समरी यही है कि अमेरिका पहली बार जलवायु परिवर्तन को इतना सीरियस लिया है और इतने फंड को एलोकेट किया है। साथ में बात करें, यहाँ पर देखिए इसीलिए लिखा गया है कि अमेरिका के इतिहास में जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए यह सबसे बड़ा निवेश है। अर्थात इतना निवेश आज तक यह कभी नहीं किया था। ये सब तथ्य हैं। साथ में यहाँ पर एक तथ्य और लिखा है कि कैलिफोर्निया के विद्युत ग्रिड का आधुनिकीकरण करने के लिए, अब कैलिफोर्निया तट पर ही स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। हम लोग इसकी चर्चा मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल में कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। और वहीं पर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में एक विद्युत ग्रिड है। इस विद्युत ग्रिड का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा, क्योंकि अगर आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो जो यहाँ पर चक्रवात, तूफान या इस प्रकार से समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है, इससे यहाँ पर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और जंगल की आग से होने वाली समस्या पर भी अंकुश लगाया जाएगा। यह सब इस जलवायु परिवर्तन फंड का कह सकते हैं दृष्टिकोण है जो अमेरिका ने जारी किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल अपने सब्जेक्ट से संबंध रखने वाले तथ्यों की चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं, महीने में 2-3 वीडियो अगर आप इस प्रकार से देख रहे हैं, तो एक अच्छी समझ आपको विकसित हो जाएगी।
जो करंट अफेयर्स या समकालीन मुद्दे हैं, और फिर आपके जो प्रश्न बनेंगे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, बहुत हल्के में ना लीजिएगा कि करंट आपको नहीं पढ़ना है, आप केवल टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे यूजीसी हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके सब्जेक्ट से संबंध रखता है ज्योग्राफी से, तो इससे संबंध रखने वाले जितने भी समकालीन मुद्दे हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके प्रश्न में शामिल अवश्य किए जाते हैं और वहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जलवायु परिवर्तन से विक्टोरिया बेसिन झील को खतरा है। तो जो विक्टोरिया झील है इसको खतरा हो रहा है जलवायु परिवर्तन से। तो सपोज दैट जलवायु परिवर्तन का विक्टोरिया झील पर क्या प्रभाव है, यह प्रश्न ना पूछ करके लेकिन विक्टोरिया झील के विषय में पूछ सकता है। और विक्टोरिया झील के विषय में पूछ सकता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो यह यही विक्टोरिया झील है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है, यह विक्टोरिया झील किन किन राष्ट्रों से अपनी सीमा साझा करती है, तो 3 राष्ट्र हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, लेकिन करंट क्या है कि हाल में प्रकाशित जो नेचर जनरल की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है, इसमें लेक विक्टोरिया के विषय में बताया गया है। यहाँ पर में होने वाले वर्षा परिवर्तन और इस संवेदनशील क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं ये हैं कि लेक विक्टोरिया बेसिन, क्या लेक विक्टोरिया बेसिन विशेष रूप से भारी वर्षा, तूफान और बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, अर्थात यहाँ पर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि यहाँ पर जो रहने वाले समुदाय हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इन चरम जलवायु घटनाओं को बड़ी मानव आबादी और क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह वर्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों की उपस्थिति और निकट भविष्य में चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पर प्रकाश डालती है। तो जलवायु परिवर्तन का वैसे इस पर बहुत चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में करेंगे। जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा संबंध होता है चरम मौसमी घटनाएं, अर्थात वर्षा होगी तो बहुत ज़्यादा वर्षा, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी, अर्थात जो भी मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी वे अपने चरम पर रहेंगी और इसी को कहते हैं हम लोग एक प्रकार से चरम मौसम की घटनाएं। तो चरम मौसम की घटनाएं जलवायु परिवर्तन से संबंध रखती हैं और वही घटनाएं इस विक्टोरिया झील से भी संबंध रखती हैं। तो इस तथ्य को ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लेक विक्टोरिया जो बेसिन है इससे 5 देश मतलब शामिल हैं। सीमा तो नहीं साझा करते हैं लेकिन इसका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन 5 देशों पर पड़ता है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? इनका नाम है केन्या, युगांडा, तंजानिया। ये 3 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नीचे भी लिखा है तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो यहाँ पर 3 तो दोनों जगह हैं, लेकिन बुरुंडी और रवांडा सीमा तो साझा नहीं करते हैं लेकिन इसके ऊपर भी विक्टोरिया बेसिन का प्रभाव पड़ता है। इसी को थोड़ा सा आप मानचित्र में लोकेट कर लें और इसको लोकेट करने के लिए आपको एटलस अवश्य देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तंजानिया, ये है केन्या और ये है युगांडा। इन्हीं तीनों के बॉर्डर पर आपको यह झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेकिन इसी बेसिन से प्रभावित होने वाले 2 और राष्ट्र हैं। एक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बुरुंडी और एक का नाम है यहाँ पर, एक का नाम बुरुंडी है और एक का नाम है रवांडा। यहाँ देखो ये रवांडा है, रवांडा को ही हम कहते हैं, रवांडा में किगाली रवांडा है। एक कह सकते हैं यहाँ पर सम्मेलन हुआ था UNFCCC का, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे कालांतर में, किगाली रवांडा में जो हुआ था। तो खैर ये 5 राष्ट्र हैं जिस पर इस विक्टोरिया बेसिन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन 3 राष्ट्र हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? युगांडा, केन्या और तंजानिया। चलिए अगले तथ्य की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपकी लेक विक्टोरिया है तो आप फिजिकल मैप को भी देख लीजिए, पॉलिटिकल मैप को भी देख लीजिए कि जिससे आपको एक बेहतर समझ स्थापित हो जाए इन पर्टिकुलर तथ्यों पर। अगला यहाँ पर प्रश्न लिख रहा है, प्रश्न क्या कहें, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है हिंदुकुश, जो हिमालय का एक पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार हम कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर तेजी से बर्फ पिघल रहे हैं। ऐसा नहीं केवल हिंदुकुश में ही ऐसा है, पूरे हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ हैं इसमें लगातार हिम का जो पिघलने की दर है ये लगातार बढ़ रही है, अर्थात हिम बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ऐसा हमको जानकारी बहुत पहले से मिल रही है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर समझना क्या है? समझना सिर्फ इतना है कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो ये सब घटनाएं घटित होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये तथ्य समझना है जो महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे तथ्य लिखे गए हैं, लेकिन हम सभी तथ्यों की चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पर इतने तथ्य की चर्चा करेंगे कि पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, जो इस हिंदकुश से निकलने वाली नदियों से प्रभावित होते हैं, ये हैं 240 मिलियन लोग हैं। और डाउन स्ट्रीम अर्थात यहाँ से जो 12 नदियाँ ये निकलती हैं, हिंदकुश से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 12 छोटी बड़ी नदियाँ मिला करके निकलती हैं। लेकिन इससे प्रभावित होने वाले जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं 240 मिलियन हैं। और इसी की डाउन स्ट्रीम में अर्थात मैदानी क्षेत्र में कितने लोग प्रभावित होंगे? तो 1.65 बिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे। यह तथ्यात्मक ज्ञान हमको स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। शेष जो चर्चाएं की गई हैं, यहाँ पर एक चर्चा और भी महत्वपूर्ण है, अर्थात जिसके विषय में हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख रहा है, अब देखिए कि 2010 से 2019 के बीच इस क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष औसतन बर्फ के पिघलने की दर थी, यह 0.28 मीटर जल समतुल्य थी। जबकि यह 2000 से 2009 के बीच जो यह पिघलने की दर थी 0.17 थी। अर्थात यह पिघलने की दर लगातार बढ़ रही है। इसका परिणाम ये होगा, ध्यान रखिएगा, इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले भविष्य में नदियों में एक बार जल तो बहुत तीव्रता से बढ़ेगा, लेकिन कालांतर में नदियां फिर शुष्क हो जाएंगी। और ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2100 तक अपनी वर्तमान मात्रा का 80% तक भाग यह यह हिंदुकुश पर्वत खो देगा। और 2070 में क्या, इस रिपोर्ट में 2070 और 2100 के बीच सिंधु बेसिन में बर्फबारी में गिरावट का अनुमान भी है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमपात होते हैं, ये हिमपात भी कालक्रम में समाप्त हो जाएंगे। तो ये सब तथ्यात्मक यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके विषय में भी हमको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं सबको आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष यही ज्ञान रखना है कि लगातार जलवायु परिवर्तन से लगातार, देखिए, आप केवल ऐसा नहीं है कि केवल बस एग्जाम पास कर लेंगे। इंटरव्यू में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको समाज की एक बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये सब जो टॉपिक हैं, जलवायु परिवर्तन एक काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा होता है। तो यहाँ से संबंध रखने वाले जो भी छोटे मोटे तथ्य आपके सामने आते हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखते हैं और यह अगर इंटरव्यू के दौरान आप इसको कोट करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगला यहाँ पर जो तथ्य दिया गया है कि वैश्विक औसत तापमान में जो वृद्धि देखी गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि देखी गई। इस पर तो बहुत विस्तृत चर्चा IPCC करता है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। साथ में जो पेरिस जलवायु समझौता है, वह भी इस पर डिस्कशन किया है। और पेरिस जलवायु समझौता तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करता है कि 21वीं सदी तक टेम्परेचर में जो वृद्धि है यह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगी। हाँ, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 1.5 पर इसको कंट्रोल करने का हम प्रयास करेंगे। ये सब बातें इसके द्वारा बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, यह यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियन रेंज वेदर फोरकास्ट के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है। और ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। लिख रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा जून के पहले कुछ दिनों में ही टूट गई। अर्थात जो पेरिस जलवायु समझौता ये कहता है कि टेम्परेचर में वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 21वीं सदी तक होगा, यह आंकड़ा जून 2023 में ही इस आंकड़े को हम लोगों ने बीट कर दिया। अर्थात इतना हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि जो पेरिस जलवायु समझौते से काफ़ी आगे निकल गई है। अर्थात गर्मी के महीनों के दौरान पहली बार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा को पार कर दिया गया है। 2015 का पेरिस समझौता पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में औद्योगिक औसत तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित करता है, जबकि प्रयास रहेगा 1.5 पर।
तो ये सब बातें हैं, लेकिन यह टेम्परेचर में वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गई है जून के कुछ ही दिनों में। तो यह तथ्यात्मक ज्ञान हमको स्पष्ट होना चाहिए। यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने इस आंकड़े को जारी किया है। तो यहाँ पर ये जो तथ्यात्मक ज्ञान है इसको आपको ध्यान में रखना है, और बस आपको यहाँ पे छोटे मोटे आपको तथ्य ध्यान रखना, ऐसा नहीं पूरा यहाँ पे पढ़ना है। पढ़ना है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज पर्याप्त हो जाएगी, लेकिन हमारा तो सिर्फ यहाँ पर है कि आप इस तथ्य को पढ़ने का ही प्रयास करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले तथ्यात्मक पर। अगला जो यहाँ पर करंट है ये है, काफ्यू राष्ट्रीय उद्यान में शेर और तेंदुओं की आबादी में वृद्धि हुई है। वैसे देखा जाए शेर और तेंदुए की आबादी में पूरे वैश्विक स्तर पर वृद्धि नहीं बल्कि कमी देखी जाती है, लेकिन आपको एक कैफ्यू राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? जाम्बिया में। कहाँ पर है? जाम्बिया में है। यहाँ पर तेंदुए और शेर की आबादी में वृद्धि देखी गई है। 2019 में जो ये आंकड़ा था, यह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 1.5 तेंदुए थे। कितने थे? 1.5 तेंदुए थे। लेकिन 2022 तक यह संख्या जो बढ़ करके है 1.5 से बढ़ करके 4.4 तेंदुए हो गई है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो 3 गुना की वृद्धि हुई। कितने गुना की? यहाँ पर ये 3 गुना होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा 3 गुना की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। कहाँ पर? काफ्यू राष्ट्रीय उद्यान में। और यह कैसे संभव हुआ? यह कैसे संभव हुआ कि एक छोटी सी ही अवधि में 2019 से 2022 मात्र 3 वर्षों के अंतराल में इन्होंने शेर और तेंदुए की आबादी में 3 गुना की वृद्धि दर्ज कर ली। इसके पीछे कारण जो है, यहाँ पर एक कारण तो ये है अवैध शिकार विरोधी यहाँ पर ऑपरेशन चलाए गए हैं। साथ में यहाँ पर स्मार्ट और अर्थ रेंजर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्मार्ट और अर्थ रेंजर जैसी नवीन संरक्षण तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों ने इस शेर और तेंदुए की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। स्मार्ट का तात्पर्य यहाँ पर है स्पैटियल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल। तो यहाँ पर ये सब मेजर उठाए गए हैं, और इस मेजर से ही हम लोग तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मानव समाज के लिए हम लोग ही है कि यहाँ पर जो जाम्बिया का सेक्शन है काफ्यू राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर शेर और तेंदुए की आबादी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। और यदि ऐसा ही कदम हम लोग अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों में, या जो भी टाइगर रिजर्व हैं, हाथी रिजर्व हैं, या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यदि उसमें हम भी इस प्रकार से मेजर उठाते हैं तो हमारे यहाँ भी जो जीव जंतु हैं इनकी सुरक्षा हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस प्रकार की भी कोई घटनाएं घटित होती हैं जिससे हमको कुछ सीख मिलती है, तो उसे भी हमको ध्यान में रखना होगा। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है ये है, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य में सेना ने तैयार किया है एक इकोसिस्टम, और यह कहाँ पर है? यह जो अमचांग है ये है असम का जो गुवाहाटी से करीब करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात यह अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। और इसका उद्देश्य जो यह इकोसिस्टम बनाया गया है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि जिससे मानव और हाथी के बीच जो होने वाले संघर्ष है इसको रोका जाए। क्योंकि वर्तमान में जो जंगली जीव जंतु हैं और मानव, इन दोनों के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि मानव समुदाय के द्वारा इन प्राणियों के जो प्राकृतिक आवास है उसका इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है, उसका विनाश किया जा रहा है। और परिणाम है कि ये जंगली जीव जंतु और प्राणी कहीं न कहीं मानव आबादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात संघर्ष हो रहा है। और इसी संघर्ष को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम किसने उठाया है? तो सेनाओं के माध्यम से उठाया गया, और इन लोगों ने अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य में एक इकोसिस्टम तैयार किया है। और यहाँ पर जो हम बात करें कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 90 जंगली हाथियों का घर होने का अनुमान है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक करंट भले ना पूछा जाए, लेकिन अब अमचांग अगर चर्चा में है तो प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है कि अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। वैसे पूरे भारत में देखे जाए तो वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है,
क्या सभी वन्य जीव अभ्यारण्य आप याद कर सकते हैं? 564 और 566 के आसपास वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो याद तो कर नहीं सकते, संख्या बहुत ज़्यादा है। और ना तो सभी आप राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व याद कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व या कोई राष्ट्रीय उद्यान या कोई वन्य जीव अभ्यारण्य अगर हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है तो प्रश्न वहां से बन सकता है, और इसलिए हमको करंट पढ़ना चाहिए। अब अमचांग महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पर कितने हाथी हैं? लगभग 90 हाथियों का घर है, और इसके दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, और इसका जो टोटल एरिया है लगभग 3300 एकड़ के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। साथ में यहाँ पर बात करें, यहीं बगल में एक नरेंगी सैन्य स्टेशन है, जहाँ के पास में यह स्थित है आपका अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पूछ सकता है कौन सा सैन्य स्टेशन है, उस सैन्य स्टेशन के पश्चात अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यह है नरेंगी, असम में है, गुवाहाटी के पास। फिर अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, ये है भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा, अर्थात भारत सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के सतत विकास के लिए, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सहयोग, कोऑपरेशन, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है। ढांचा मतलब फ्रेमवर्क बनाने का कार्य किया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हाल ही में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन, क्या? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर यहाँ से कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, क्या होगा? कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, ऐसा यहाँ पर एक कोऑपरेशन की बात की गई है। और इसका जो टारगेट है ये है 2023 से 2027। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतत विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ एक सहयोग ढांचा विकसित किया है, और उसका कालक्रम क्या है, मतलब उसका कार्यकाल क्या है? तो कार्यकाल 2023 से 2027 है। और इसमें देखा जाए तो इसके पिलर क्या हैं? 4 यहाँ पर सामरिक स्तंभ बनाए गए हैं। यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी लिखा गया है, कोई एजेंडा 2030 से, क्या? 2030 से प्राप्त 4 सामरिक स्तंभों पर बनाया गया है। 4 सामरिक स्तंभ यहाँ पर क्या हैं? अब देखो, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है, 2016 से 2030 है, 15 वर्षों का कार्यकाल है। उसी में से 4 जो सामरिक स्तंभ हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। लोग, पॉपुलेशन, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी, इन चारों को शामिल करके ही काम किया गया है। साथ में 6 परिणाम क्षेत्र यहाँ पर शामिल किए गए। आपसे पूछा जा सकता है कि इस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा में कौन कौन से परिणाम शामिल हैं या कौन कौन से पिलर हैं? तो यहाँ पर पिलर जो हैं ये 4 हैं, लोक, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी। साथ में यहाँ पर 6 परिणाम हैं, कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और कल्याण, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल किए गए हैं। पोषण और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, आर्थिक विकास और उचित कार्य, पर्यावरण, जलवायु और सुनम्यता, साथ में लोगों, समुदाय और संस्थाओं को सशक्त बनाना, ये यहाँ पर कुछ मूल यहाँ पर उद्देश्य रखे गए हैं, और इसी दिशा में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंध रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे समकालीन मुद्दे में, उसकी आज हम लोग चर्चा किए हैं। इसी प्रकार कुछ और तथ्यात्मक अभी जानकारी करंट अफेयर्स में शेष हैं, उसकी चर्चा हम लोग एक अलग से एपिसोड में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अब कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।